हेलो एवरीवन, मैं अर्चना आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारा यूटेट का हिंदी का 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर है। कल हमने P1 पेपर 1 का कराया था, आज पेपर 2 का है। तो आप सभी लोग तैयार हैं? आप सभी लोग तैयार हो जाएं, कॉपी और पेन साथ लेके आप लोग साथ के साथ आंसर भी करते रहें, जिससे आपको अपनी तैयारी का आइडिया लग जाएगा। और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहें और ये भी लिखें कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितने आपके आंसर सही गए हैं, है ना। इससे आपको अपनी तैयारी का एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा और आपको अपनी कमियां भी मालूम होंगी। चलिए आज का प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला, कौन सा युग्म सही नहीं है? अलंकार संप्रदाय भामा का है, रस संप्रदाय भरत मुनि, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, वक्रोक्ति सिद्धांत दंडी। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ये पेपर 1 और पेपर 2 सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न वही, टॉपिक वही आ रहे हैं, तो ऐसा ना सोचें कि ये P2 का है तो इस पर ध्यान नहीं देना है हमें। तो प्रश्न सभी में एक जैसे हैं, सबका जो सिलेबस है वो एक समान है हिंदी का। तो आप लोग इस पर ध्यान दें, ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि ये हमारे मतलब का नहीं है। ठीक है, तो सभी के मतलब का है। जैसे लगातार हम प्रश्न करते चले आ रहे हैं, उसी तरह के प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। कौन सा युग्म सही नहीं है? अलंकार संप्रदाय, तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा हैं, बिल्कुल सही है। रस संप्रदाय के भरत मुनि हैं, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन है, और वक्रोक्ति सिद्धांत है, ये किसने दिया है? ये दंडी ने नहीं दिया, ये दिया है कुंतक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा कुंतक। ठीक है, तो आपका कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। वक्रोक्ति सिद्धांत दंडी का नहीं, कुंतक का है। तो आपका राइट आंसर बेटा क्या होगा? ऑप्शन डी। इसको ध्यान रखेंगे। ये संप्रदाय के और उनके प्रवर्तक, संप्रदाय के नाम और उनके प्रवर्तक आप नोट करते रहें, साथ के साथ आपको ये याद हो जाएगा। कभी ऐसा प्रश्न आए तो आप सॉल्व कर लें। अलंकार संप्रदाय भामा ने, रस संप्रदाय भरत मुनि और ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। ठीक है, वक्रोक्ति सिद्धांत के हैं कुंतक, इसको याद रखेंगे। वक्रोक्ति सिद्धांत के हैं कुंतक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अर्धविराम चिन्ह बताइए। ये है या ये है, इस तरह के आपके चिन्ह बने हुए हैं, इसमें अर्धविराम कौन सा है हमें छांटना होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें, इसमें अर्धविराम कौन सा है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें, अर्धविराम कौन सा है, ए बी सी या डी। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है ए। इसको हम कहेंगे अर्धविराम। अर्धविराम, और अर्धविराम में कितना समय लगेगा, कहाँ लगेगा अर्धविराम? पूर्ण विराम से कम रुकना हो और अल्प विराम से ज्यादा रुकना हो, वहां आपका लगता है अर्धविराम। ठीक है, और अल्प विराम आपका कौन सा होगा? ये आपका अल्प विराम है। ठीक है, अल्प विराम। ठीक है, बहुत ही कम रुकना हो तो वहां अल्प विराम। और ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब आश्चर्य हो, अरे वाह, ऐसे शब्द आ जाए, वहां आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। ठीक है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक, अब ये है आपका, ये आपका लगा हुआ है विवरण चिन्ह, इसको बोलेंगे विवरण चिन्ह। ठीक है, किसी चीज का विवरण देते हैं तो हम ऐसे करके ये चिन्ह लगा देते हैं, इसको याद रखेंगे, इसको कहेंगे विवरण चिन्ह। इस तरह लगा हो बीच में तो इसको बोलेंगे योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह इस तरह बीच में लगा होता है, जैसे बड़ा छोटा, इस तरह बीच में लगा है बड़ा छोटा, तो इसको बोलेंगे योजक चिन्ह। ठीक, वो योजक चिन्ह है ये। और काफी बड़ा ऐसा लगा हो डैश, तो इसको बोलेंगे निर्देशक चिन्ह, इसको ध्यान रखेंगे, निर्देशक चिन्ह। ठीक, निर्देश देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे, निर्देशक चिन्ह। ठीक, तो आपका अर्धविराम राइट आंसर ए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द संकर शब्द की श्रेणी में आता है? कौन सा शब्द आपका संकर शब्द की श्रेणी में आता है? बम वर्षा, राम अवतार, कृष्णार्जुन, अनाप शनाप। तो संकर शब्द की अगर डेफिनेशन मालूम होगी, संकर शब्द के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप अवश्य टिक कर लेंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? ये शब्दों के प्रकार जब पढ़े होंगे आपने, तो वहां पर संकर शब्द भी आया था,
तो आप लोग बताएं संकर शब्द इसमें से कौन सा है। बम, वर्षा, राम अवतार, कृष्णार्जुन, अनाप शनाप। अब मैं आपको संकर शब्द की डेफिनेशन बताई देती हूँ, तो फिर आप तुरंत आंसर कर लेंगे। ऐसे शब्द, संकर शब्द, संकर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइब्रिड। जो दो चीजों से मिलकर बना हो हाइब्रिड, ठीक है। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से, जिनमें दो भाषाओं का प्रयोग हो, ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हो, दो भाषाओं से मिलकर बने हो, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके संकर शब्द। ठीक है। अब इनमें से कौन से शब्द में दो भाषाएं हैं? बम, वर्षा में, राम अवतार, कृष्णार्जुन, अनाप शनाप। तो बम, वर्षा, ये आपका राइट आंसर होगा। बम जो शब्द है, बम, वर्षा। बम कैसा शब्द है? इंग्लिश का, अंग्रेजी का शब्द है। और वर्षा आपका हिंदी का शब्द है। तो दो भाषाएं आ गई। बम, वर्षा, ये किसका है? हिंदी का आपका शब्द है। तो इसको बोलेंगे संकर शब्द। ठीक है। ऐसे हम लिख दें रेलगाड़ी। रेलगाड़ी ये कैसा शब्द है? ये संकर शब्द है। रेल शब्द किससे लिया गया? इंग्लिश से। ठीक है, इंग्लिश से लिया गया है। और गाड़ी शब्द हिंदी का है। तो दो भाषाएं हो गई। तो ये शब्द क्या कहलाएंगे? आपके संकर शब्द। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही है तारा घट उषा नगरी। इन पंक्तियों में उपयुक्त अलंकार बताइए। उपयुक्त अलंकार क्या होगा? यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। आप लोग सभी आंसर करते रहा करें। आंसर करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा अपनी तैयारी का, और हमें भी अंदाजा लग जाएगा आपकी तैयारी किस तरह की चल रही है। तो आप लोग साथ के साथ आंसर भी करते रहें। और ये तो बहुत इजी प्रश्न है, हिंदी साहित्य की मैराथन में ये कराया हुआ था प्रश्न, और आपको मैंने कई बार प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार डेफिनेशन बताई हुई है जिसका ये अलंकार है। तो आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ा करें, जिससे आपकी कोई भी समस्या ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ये समझने में ये कौन सा अलंकार है ना। यमक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या अनुप्रास है। जब आपको सबके बारे में पता होगा तो आप तुरंत टिक कर लेंगे। बीती विभावरी जागरी, तो बीती रात बीती है। और अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। अंबर को क्या बता दिया? सीधा डायरेक्ट। पनघट तारा को घड़ा बता दिया। उषा को नागरी स्त्री बता दिया। उषा का समय है जो, उसको नागरी स्त्री बता दिया। तो अभेद आरोप जब कर दें, अभेद आरोप डायरेक्ट वही चीज हम बता दें, अभेद आरोप कर दें। उपमेय में उपमान का अभेद आरोप, तो कौन सा अलंकार होगा आपका? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो आपका राइट आंसर है बेटा बी। रूपक अलंकार में अभेद आरोप होता है। उत्प्रेक्षा में मन मानो जन जानो ये आएंगे। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति, व्यंजनों की आवृत्ति आएगी। यमक में युग्म दो शब्द होंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो आपका कौन सा राइट आंसर है? रूपक अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका गद्यांश दिया गया है, इसमें 65 से लेकर 68 तक के आपको प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो पहले गद्यांश को पढ़ लें, फिर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि सुस्पष्टता एवं निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती। ठीक है, नए शब्दों के निर्माण में यही बात सोचनी चाहिए। इस संदर्भ में यह भी याद रखना चाहिए कि हम पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। ठीक है, अंग्रेजी भाषा शासकों की भाषा रही है और भावदासता की निशानी है। ऐसा सोचकर यदि हम नए शब्द का निर्माण करने में लग जाएं तो नुकसान हमारा ही होगा। कि हमने ये समझ लें कि अंग्रेजी भाषा तो शासकों की है और वो उन्होंने हमें दास बनाया था, उसको तो हम ग्रहण ही नहीं करेंगे, है ना। अंग्रेजों का नहीं। ठीक, तो नुकसान किसका होगा? हमारा नहीं, हमारा ही होगा, अंग्रेजों का नहीं। उर्दू में प्रयुक्त अरबी और फारसी के शब्दों को यदि इस्लाम धर्म की ज्ञापित करने वाले शब्द समझकर हिंदी वाले त्यागना आरंभ कर दें तो हिंदी भाषा सहज भाषा न रहकर एकदम बनावटी लगेगी। यानी कि दूसरी भाषाओं को अगर ग्रहण नहीं किया, हमने उनमें
भेद रखा कि ये इस्लाम धर्म की है, ये अंग्रेजों की है, हम इसके शब्द ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमारी भाषा कैसी लगेगी? बनावटी। ठीक है। भाषा का नवीनीकरण यदि कुछ पंडितों एवं आचार्यों की दिमागी कसरत ही बने रहे तो भाषा गतिशील नहीं होगी। भाषा कैसी होनी चाहिए? गतिशील होनी चाहिए। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। भाषा का सीधा संबंध किससे है? प्रयोग से और जनता से। यदि नए शब्द अपने उद्यम स्थान में ही अड़े रहें और कहीं भी उनका प्रयोग किया न जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर ही कुठाराघात होगा, है ना। नए शब्द अपने उद्गम स्थान पर ही बने रहे और उनका प्रयोग ना किया जाए तो उनका उद्देश्य पूर्ण होगा? नहीं होगा। इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषक के कई माध्यम है, श्रव्य दृश्य विधान है, वैज्ञानिक कथा साहित्य है। भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य नहीं के बराबर है। यूरोपीय भाषाओं में ये भाषा प्रेषक के काफी माध्यम में श्रव्य दृश्य विधान करे गए हैं, वैज्ञानिक कथा साहित्य है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। चलिए अब इसके प्रश्न देख लेते हैं इस गद्यांश के। भाषा की मुख्य विशेषता क्या है? अलंकारिता, अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता या स्पष्टता, व्याकरणिक शुद्धता, सरलता। अलंकारिकता होगी या अभिव्यक्ति की स्पष्टता होगी या व्याकरणिक। ठीक है, व्याकरणिक, व्याकरण बोलते रहते हैं ना, उस इसी से वैसा ही उच्चारण हो जाता है। तो व्याकरणिक शुद्धता, सरलता। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो हमने गद्यांश में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। तो हमारा आंसर क्या होगा? राइट, अभिव्यक्ति की स्पष्टता, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नए शब्द निर्माण में ध्यान रखने योग्य मुख्य बात क्या है? अगर हम नए शब्द निर्माण करेंगे तो इसमें क्या ध्यान रखने योग्य बात है? आपको गद्यांश में क्या बताया है? भाषाई पूर्वाग्रह का त्याग, संप्रेषणीयता, भाषा के मौलिक स्वरूप की अनुरूपता, भाषा की विकृति से बचाना। तो आपके आंसर तो आपको सभी सही लगेंगे, लेकिन हमें किसके अनुसार आंसर देना है? हमें गद्यांश के अनुसार आंसर देना है। तो इसके लिए हमने अभी गद्यांश पढ़ा था तो उसी में से छांट लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा का मुख्य कार्य सुस्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि स्पष्टता निर्दिष्टता से कोई भी भाषा वंचित रहे तो वह भाषा चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकती। नए शब्दों के निर्माण में यही बात सोचनी चाहिए, है ना। इस संदर्भ में याद रखना चाहिए कि हमें पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर शब्द की मूल आत्मा तथा सार्थकता पर उन्मुक्त विचार कर सकें। तो यहाँ पर क्या हमें मिल गया अपना उत्तर कि हमें पूर्वाग्रहों का त्याग करना चाहिए। पहले से जो धारणा बनी है उसका त्याग करना चाहिए। पूर्व और आग्रह यानी पहले से जो आग्रह किया, पहले से जो धारणा बनी है उसका हम त्याग करना चाहिए। ठीक है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा का सीधा संबंध किससे है? लेखन से, श्रव्य दृश्य विधान से, कथा साहित्य से, जनता से। भाषा का सीधा संबंध किससे है? तो आपके गद्यांश में भाषा का सीधा संबंध किससे बताया था? भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। तो आपको देखें कि आपके ऑप्शन क्या क्या हैं। तो यहाँ पर लेखन से, श्रव्य दृश्य विधान से, कथा साहित्य से, जनता से। तो यहाँ प्रयोग नहीं लिखा लेकिन जनता तो लिखा है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनता से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैज्ञानिक कथा साहित्य की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? आप लोग साथ के साथ आंसर करते रहें और आप लोग क्लास बीच में छोड़कर ना जाया करें। शायद कोई आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न छूट जाए, है ना, कोई एग्जाम में आने वाला हो और आपने स्किप कर दिया। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास पूरी अटेंड करेंगे वो कुछ नया सीखेंगे, उनके दिमाग में नए प्रश्न बनेंगे, है ना। तो इसको बहुत जल्दी नहीं करनी है। हमें जितना पढ़ना है, अगर थोड़ा पढ़ना है तो उसको भी इतना अच्छा पढ़ो कि हमारा प्रश्न गलत ही ना हो, है ना। वैज्ञानिक कथा साहित्य की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है? पाठकों को नए वैज्ञानिक शब्दों का बोध कराना, मनोरंजन कराना, साहित्यिक अभिरुचि जागृत करना, साहित्य व विज्ञान में समन्वय स्थापित करना। तो आपका वैज्ञानिक कथा साहित्य की सर्वाधिक उपयोगिता क्या होगी? चलिए देख लेते हैं पद्यांश में, क्योंकि पद्यांश हमारा बड़ा था और इतना याद नहीं रहता। श्रव्य दृश्य विधान
वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक कथा साहित्य नहीं के बराबर है। तो हमारे यहाँ क्या है, नहीं के बराबर है। 1 मिनट, आपका कौन सा प्रश्न था? वैज्ञानिक कथा साहित्य की सर्वाधिक उपयोगिता क्या है, ये आपका प्रश्न था। तो हमने अभी, तो ये आपका राइट आंसर होगा, पाठकों को नए वैज्ञानिक शब्दों का बोध कराना। ठीक है, तो नए वैज्ञानिक शब्दों का बोध ही तो कराएंगे। यहाँ इसके लिए यूरोपीय देशों में प्रेषकों के माध्यम से श्रव्य दृश्य विधान वैज्ञानिक कथा साहित्य आदि बनाए गए। किसके लिए? हमें अब नए भाषा, नए शब्द, कथा साहित्य की सर्वाधिक उपयोगिता बताई गई है। वैज्ञानिक कथा साहित्य पाठकों को नए वैज्ञानिक शब्दों का बोध कराने के लिए। ठीक है, ये विदेश में लागू है, हमारे यहाँ ना के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांत भाषा उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? ठीक है, हमारे गद्यांश के सारे प्रश्न सॉल्व हो गए। अब हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। इनमें से कौन सा सिद्धांत भाषा उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? अनुकरण का सिद्धांत, डिंग डोंग सिद्धांत, बाऊ बाऊ सिद्धांत, कहानी कथन सिद्धांत। तो कहानी कब, अब यहाँ से अगर हमें नहीं भी आता तब भी, जैसे हमें नहीं मालूम डिंग डोंग सिद्धांत किससे संबंधित है, बाऊ बाऊ सिद्धांत किससे संबंधित है ना, तो एक दिमाग में आइडिया लगाएंगे, कहानी कथन सिद्धांत। तो अगर भाषा ही नहीं हुई, यहाँ पर क्या है, भाषा उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति, भाषा का जन्म कहाँ से हुआ। ठीक है, अब भाषा के जन्म की बात की कही गई है, तो कहानी कथन सिद्धांत कैसे लागू हो जाएगा? कहानी तो हम डायरेक्ट नहीं सुनाने लगेंगे, भाषा ही नहीं बनी तो कहानी कैसे कहेंगे? तो यहाँ से हम ये टिक कर लेंगे। ठीक है, कहानी कथन सिद्धांत हमारा राइट आंसर है। और इन सिद्धांतों को भी हम समझ लेते हैं। अनुकरण सिद्धांत, भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है कि अनुकरण करके सीखे, तो हम किसी की नकल करके सीखे कि प्रकृति में आवाजें आई, उनकी प्रकृति की आवाजों को हमने दोहराया और धीरे धीरे ऐसे भाषा का निर्माण होने लगा। ठीक है, अब डिंग डोंग सिद्धांत वो भी ऐसा ही है, भाषा और ध्वनियों के बीच संबंध को समझने का एक सिद्धांत है जिसे डिंग डोंग सिद्धांत कहते हैं। इसे मैक्स मूलर ने बनाया था, मैक्स मूलर ने। ठीक है, ये सारे भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। बाऊ बाऊ सिद्धांत, ये भी भाषा से उत्पत्ति से संबंधित है। तो भाषा की उत्पत्ति तब शुरू हुई, इन्होंने बताया कि जब हमारे पूर्वजों ने अपने आसपास की प्राकृतिक चीजों को देखा और उनकी जो आवाजें आ रही थी उसको बोलना प्रारंभ किया। तो ये हमारा बाऊ बाऊ सिद्धांत है। ठीक है, तो ध्वनियों की नकल करना ये उसी में आ जाता है, बाऊ बाऊ सिद्धांत। तो डिंग डोंग सिद्धांत, बाऊ बाऊ सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, 2-4 और हैं, वो भी लिख लो, बाई चांस आ गए, कैसे भी आ गए तो आप टिक कर लेंगे। यो ही, ये विदेशी सिद्धांत थे तो थोड़े नाम अलग अलग हैं। यो ही हो, ये सिद्धांत है ना, यो ही हो। इनके नाम सुन के हंसना नहीं है ना, नाम इनके सिद्धांतों के नाम है भाषा उत्पत्ति के। ठीक, बिल्कुल अलग है। ऊह, ऊह, ये भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत है। और ये ला और ला, ये भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत है। इन्हें नोट कर लें, इतने सिद्धांत भाषा उत्पत्ति के हैं, कभी आ जाए तो आप टिक कर लें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बीच में डैश लगेगा, पा है ये ऊ की मात्रा है। ठीक है, चलिए पा है, ये बीच में डैश है, इस तरह यहाँ पर लिखे दे रहे हैं ऊह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से विवृत वर्ड हैं, आ है या दीर्घ आ है, ई है या ऊ है। आपका विवृत वर्ड कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें बेटा, विवृत वर्ड कौन सा है? आ है, आ या आ, दीर्घ आ या लघु ई या लघु ऊ, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो जिन साथियों ने क्लास ली है वर्णमाला की वो एकदम टिक कर ले रहे होंगे। विवृत मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का भेद बताए थे मैंने आपको। मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर आपको स्वरों के भेद बताए थे। तो स्वरों के भेद कितने थे मुख आधार पर? 4। विवृत एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, है ना। अगर हम ऐसे ही आंसर बताकर निकल जाएं तो कोई फायदा नहीं होगा। प्रैक्टिस सेट हम क्यों कर रहे हैं? हमारे सारे टॉपिक रिवाइज होते रहें। ठीक है, अब विवृत, अर्धविवृत, नंबर 3 अर्धसंवृत,
और इनके थोड़ा इंग्लिश में भी नाम पढ़ लेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। समवृत्त, समवृत्त, ठीक। इसको विवृत को बोलेंगे ओपन, ठीक है। पूरा मुंह खुल जाए, ओपन हो जाए तो वहां विवृत होगा, तो इसमें आता है आपका आ, है ना। जब दीर्घ आ बोलेंगे तो आपका मुंह पूरा खुलेगा, तो ये होता है विवृत में ओपन, ठीक। अर्धविवृत, तो अर्ध माने आधा, विवृत माने ओपन, तो हाफ ओपन, यहां से क्या बन गया, हाफ ओपन। आप तुरंत समझ जाएंगे हाफ ओपन, तो आप इन वर्डों को बोलेंगे, ये हाफ ओपन है, आ ए ओ, और आपका जो डॉक्टर में ओ लगाते हैं, आगत स्वर है आपका ओ, ये किस में आएंगे, ओ, है ना। ये आपके आ जाएंगे अर्धविवृत में, हाफ ओपन में, ठीक है। अब समृत होगा क्लोज, समृत कैसा आपका, क्लोज। अब क्लोज मुंह किस में रहेगा, आप ई बोलेंगे, ई ई, दोनों ई और ऊ बोलेंगे, आपका मुंह क्लोज रहेगा, तो आपका ये समृत है। अर्ध समृत तो हाफ क्लोज, है ना, हाफ क्लोज, इसको याद रखेंगे बेटा, यहां से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। और हाफ क्लोज में आपके इसमें बड़ी ए आएगी, इसमें ए आएगा, इसमें ए आएगी, और ये ओ, ठीक है, ये याद रखेंगे। ए और ओ आएगा आपके हाफ क्लोज में, जो दीर्घ दीर्घ बोलेंगे या अय बोलेंगे, औ बोलेंगे, वो आपके हाफ ओपन में आएंगे, इनको ध्यान रखेंगे। तो ओपन में आपका कौन सा है, आ, ठीक है। अर्ध विवृत हाफ ओपन में है अ, अय और औ, और ये आपका आगत स्वर जो डॉक्टर में ऐसे लगता है ऊपर, ये आपका ओ अर्ध विवृत में आएगा। अर्ध समृद्ध हाफ क्लोज में आएंगे ए और ओ, और समृद्ध में आएंगे ई और आपकी दीर्घ ई, फिर लघु ऊ और आपका दीर्घ ऊ, ठीक है, ये आपके क्लोज में आएंगे। यहाँ से आपको समझ में आ गया, तो यहाँ विवृत पूछा है तो हम तुरंत आंसर कर लें आ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका टॉपिक रिवाइज हो गया यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ व्यंजनों का समूह है, तो कौन सा बच्चा ऐसा है, कौन से हमारे साथी ऐसे हैं जिन्हें अंतस्थ व्यंजन नहीं आते। अंतस्थ व्यंजन, अगर अंतस्थ व्यंजन मालूम नहीं है, आप लोग वर्णमाला की क्लास अवश्य लें, तो अंतस्थ व्यंजन रट जाने चाहिए। ये तो आपको य, र और ल और व है। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं, य, र, ल, व, ठीक। या और वा आपके अर्ध स्वर हैं, ये बात भी याद रखना। या और वा आपके अर्ध स्वर हैं, ये भी अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर, ठीक, स्वर, सॉरी, ये। और रा आपका, रा कैसा है, कैसा व्यंजन है, प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन है, प्रकंपित बोलते हैं इसको, रा को प्रकंपित व्यंजन, ठीक है, ये याद रखेंगे। प्रकंपित व्यंजन रा को बोलते हैं। चलिए आगे है आपका ऑप्शन, आपको पता चल गया होगा सी, ठीक। अब ये सभी का देख लेते हैं कौन कौन से व्यंजन है। चा, छा, जा, झा, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, या इन्हें स्पर्श व्यंजन कहेंगे। का से लेकर माँ तक आपके, का से लेकर माँ तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। सभी वर्ग आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये आपके स्पर्श व्यंजन में आएंगे, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत चा, छा, जा और झा है, ये इसको बोलेंगे, इस वाली लाइन को स्पर्श संघर्षी, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, ठीक है। छेद, क्ष, त्र, ज्ञा बोलेंगे इसको, शुद्ध और श्रा, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। कैसे व्यंजन है, संयुक्त, है ना। और यहाँ पे षटकोण वाला सा होगा, मूर्धन्य सा, सा, हा, ये आपके कैसे व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। यहाँ से आपका ये रिवाइज हो गया, और आपका राइट आंसर था य, व, र और ला, ठीक है। यहाँ व्यंजन पूरा लिख लें, ठीक है। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सभी के नाम मालूम है सा के, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें इन सभी सा के नाम, है ना। जिसको याद होंगे वो अवश्य लिखेगा कमेंट बॉक्स में तीनों सा के नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण युग्म अल्प प्राण नहीं है। कौन सा वर्ण युग्म अल्प प्राण नहीं है। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में एक ट्रिक बताई थी, यहाँ से 1, ला से 3, पा से 5 बना लें। हिंदी के 5 ऐसे ही तो बनते हैं, है ना।
सॉरी ऐसे बनते हैं ऐसे, ठीक है। तो 5 इस तरह बना लें, 5, ठीक। 1 3 5 अल्प प्राण में कौन सा पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर। ये तो आपको अच्छी तरह कंठस्थ हो जाए, सभी लोग इसको रट लें, इसको काफी इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं आपके पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, ठीक है। तो अपनी तैयारी ऐसी करके जाएं, आपका प्रश्न बिल्कुल गलत ही ना हो, है ना। एकदम देखें और आंसर करें। अब इनमें से कौन सा युग्म नहीं है, का और गा, का वर्ग का कौन सा अक्षर है, का, ख, ग, घ, ङ, ठीक है। तो पहला और गा तीसरा, तो ये हमारा अल्प प्राण है, ये पहला और तीसरा। खा कैसा है, खा ये दूसरा है और खा घा ये चौथा है। चा आपका पहला है, जा ये तीसरा है। ता आपका पहला वर्ड है, डा आपका तीसरा वर्ड है। तो कौन सा अल्प प्राण नहीं है, तो हमारा आंसर मिल गया, खा और घा अल्प प्राण नहीं है। और ये 2 और 4 क्या हो गए आपके महाप्राण। और महाप्राण की एक ट्रिक बताई थी मैंने, इस वाले सा को छोड़कर जब भी इसकी इंग्लिश बनाएंगे किसी भी अक्षर की, तो एच अवश्य आएगा पीछे, है ना। इसको ध्यान रखेंगे। जैसे हमने यहाँ खा ही लिया, खा की इंग्लिश बनाएंगे के एच, ठीक। घा की इंग्लिश बनाएंगे तो क्या आएगा, जी एच, है ना। एक मिनट, ठीक है। तो इस तरह ये याद रखेंगे, ट्रिक कभी भूल जाएं तो इसको याद रखेंगे महाप्राण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जीवन उज्जवल हो किस प्रकार का वाक्य है। आपका जीवन उज्जवल हो किस प्रकार का वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य है या इच्छावाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है या संदेहवाचक वाक्य है। तो आपका जीवन उज्जवल हो ये कैसा है, क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, है ना, संदेह कर रहे हैं, संदेह भी नहीं कर रहे। तो इच्छा कि आपका जीवन उज्जवल हो, ये हमारी इच्छा है। किसी से कहें हम तो जितने भी आशीर्वाद दिए जाते हैं वो आपके इच्छावाचक में आते हैं। तो आपका राइट आंसर है इच्छावाचक वाक्य, ठीक है। वाक्यों के भेद अवश्य पढ़कर जाएं। इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक, ये सभी इसके हैं, बाकी के भेद हैं, ठीक है। तो इनको अवश्य पढ़ के जाएं कि आपका जीवन उज्जवल हो, आप खूब बड़े हों, ऐसे हम लोग आशीर्वाद देते हैं ना, तो सफल हों, ये सभी किस में आएंगे, इच्छावाचक शब्द में, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आपको एग्जाम्पल बता दें क्या इनके, संकेतवाचक के या इनके, ठीक है। संकेतवाचक का जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। यदि परिश्रम करोगे, हम किसी को संकेत कर रहे हैं, यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। आपको ही संकेत करें कि आप यदि मेहनत करोगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे, क्लासेस सभी अटेंड करोगे तो क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। ये आपके किस में आएगा, संकेतवाचक में, ठीक है। यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे जितने भी ये दिए गए हैं, सफल हो जाओगे। हमने क्या किया, संकेत दिया, जाओगे, जाओगे, ठीक। ये आपका संकेतवाचक हो गया। इच्छावाचक आपका लिखा हुआ है ना, तुम भगवान तुम्हारा कल्याण करें या तुम्हारा कल्याण हो, ये क्या हो गई, इच्छा हो गई। तुम भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, है ना। और ये अपनी इच्छा ही बता दे, आज मैं केवल फल खाऊंगा, आज मैं केवल इतना पढ़ूंगा, है ना। ये क्या कहते हैं, तो ये हमारी इच्छा हो गई। तो ये आ जाएंगे आपके इच्छावाचक में। आज्ञावाचक किसी को आज्ञा देना कि बड़ों का सम्मान करो। हम आपसे कह दें या आज्ञा दे दें या आप किसी से किस सलाह दें, मतलब आज्ञा दें कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, तो ये कैसा हो गया, आज्ञावाचक, ठीक है। बड़ों का सम्मान करो, ठीक। ये कैसा हो गया, आज्ञावाचक। संदेहवाचक में क्या होगा, संदेह होगा कि शायद शाम को वर्षा होगी, शायद शाम को सर की क्लास, शायद सर की क्लास तो रोजाना ही होती है, ठीक है। तो शायद नहीं लगेगा, वो संदेहवाचक वाक्य नहीं है, वो तो सॉलिड है, ठीक है। होगी। तो शायद शाम को वर्षा होगी, ऐसा कोई हम सेंटेंस बना लें तो संदेह क्या हो गया, संदेहवाचक, ठीक है। तो जो भी साथी संस्कृत क्लास से ना जुड़े हों वो संस्कृत क्लास भी अवश्य लें सर की, ठीक है। कौन सी रचना आदिकाल से संबंधित है, पृथ्वीराज रासो, साकेत, वैदेही वनवास, पद्मावत, ठीक है। मैंने आपको हिंदी साहित्य की मैराथन क्लास में काल बताए थे, हिंदी साहित्य की मैराथन क्लास
जिन साथियों ने हिंदी साहित्य की मैराथन क्लास नहीं ली है वो अवश्य लें। हिंदी साहित्य की मैराथन क्लास में मैंने आपको ये काल पढ़ाए हुए हैं। मैराथन क्लास अवश्य ले जाकर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी टॉपिक से संबंधित परेशानी है, कुछ टॉपिक्स मैंने आपके करा दिए हैं, उनकी थ्योरी करा दी है, तो आप लोग वहां से जाकर पढ़ लें। ठीक है, कौन सी रचना आदिकाल से संबंधित है? पृथ्वीराज रासो, साकेत, वैदेही वनवास, पद्मावत। अब अगर हमें इनके राइटर्स पता होंगे तो हम आसानी से पता कर लेंगे, या हमें रचनाएं ही पता हो सही से। तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्र बरदाई ने। किसने? चंद्र बरदाई ने। साकेत किसने लिखी? साकेत मैथिली शरण गुप्त ने लिखी। राष्ट्र कवि थे हमारे मैथिली शरण गुप्त। ठीक, ये किसने लिखी थी? वैदेही वनवास हरिऔध ने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध उनका पूरा नाम था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पद्मावत किसकी है? जायसी की। ठीक, अब जायसी कौन सी काल के कवि थे? कौन से काल के थे? भक्ति काल के। कौन? भक्ति काल में भी शाखाएं बटी हुई थी, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी। निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे ज्ञान मार्गी शाखा के। ठीक है, ज्ञान मार्गी शाखा के। तो हमारा ये सही नहीं होगा। वैदेही वनवास मैथिली शरण गुप्त, ये हरिऔध और मैथिली शरण गुप्त कौन से काल के हैं? आधुनिक काल के हैं। किस काल के हैं? आधुनिक काल के। अब बचे आपके पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई ने लिखी थी। तो रासो साहित्य जो लिखा गया है, परमाल रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सभी आदिकाल में लिखे गए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रचनाएं भी लिख लें, उनके राइटर्स भी लिख लें, यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। दिए गए विकल्पों में 3 मुहावरे तथा 1 लोकोक्ति है। लोकोक्ति वाले विकल्प को चुनिए। इनमें से कौन सी लोकोक्ति है, कौन सा मुहावरा है? तो एक डायरेक्ट हमारी पहचान है मुहावरा और लोकोक्ति पहचानने की, कि मुहावरा जो भी होगा उसके लास्ट में ना होता है। ये ध्यान रखना, मुहावरा ऐसे वाक्य होते हैं जिनके पीछे ना होता है। आप जितने भी मुहावरे देखेंगे उनमें ना होगा पीछे। ईद का चांद होना, आंखें दिखाना, 9 2 11 होना, है ना, खुशी के दिए जलाना, अपना उल्लू सीधा करना, आसमान के तारे तोड़ना, सबके पीछे ना लगा हुआ है। तो मुहावरे की यही पहचान है। और ये बचा आए थे हरभजन को होटल लगे कपास, ये लोकोक्ति है, लोक में प्रचलित उक्ति है, लोक में प्रचलित उक्ति है, ये लोकोक्ति कहेंगे इसे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप तुरंत हल कर लें। ठीक है, भाषा की लिखित आकृति क्या कहलाती है? वर्तनी, ध्वनि, भाव या लिपि। ठीक है, भाषा की लिखित आकृति क्या कहलाएगी? तो भाषा को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? भाषा को लिखने के चिन्ह जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें बेटा, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। वर्तनी कहेंगे, ध्वनि कहेंगे, भाव कहेंगे या लिपि? आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा अगर आपने सही से पढ़ा है। ये बिल्कुल इजी प्रश्न है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं कि कुछ आपका पैटर्न सरल होगा, कुछ सब प्रश्न आपके सरल होंगे, कुछ मीडियम के होंगे, कुछ थोड़े क्लिष्ट होंगे। तो जो मीडियम शब्दों का यानी कि नॉर्मल क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, क्लिष्ट कुछ थोड़े ही होते हैं, कठिन जो होते हैं वो कुछ थोड़े ही होते हैं। तो हमारा पूरा फोकस है कि एक भी प्रश्न ना गलत जाए, लेकिन जो भी इजी क्वेश्चन है वो हमारे गलत ना हो, तो आपका अच्छा स्कोर रहेगा। तो आपका जो भाषा की लिखित आकृति कहलाती है लिपि, आपका डी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं। आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने, मोहन राकेश ने, उदय शंकर ने या राम कुमार वर्मा ने? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसने लिखा है? ये बहुत ही फेमस नाटक है आषाढ़ का एक दिन। जयशंकर प्रसाद का है, मोहन राकेश का है, उदय शंकर का है या राम कुमार वर्मा का है? तो ये जो आपका आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखते हैं अगला। इनमें से कौन से रचनाकार सबसे बाद के काल के हैं? मलिक मोहम्मद, जायसी, मतिराम, भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्र बरदाई सबसे बाद के काल के हैं, है ना। तो सबसे प्रारंभ में कौन सा काल था? आदिकाल। हिंदी साहित्य के काल को कितने भागों में बांटा था? आदिकाल, नंबर 2 भक्ति काल,
भक्ति काल। नंबर 3 आपका रीतिकाल। कौन सा काल? रीतिकाल। ठीक है। नंबर 4 आपका आधुनिक काल। ठीक है, इतने पार्ट्स में आपने हिंदी साहित्य के काल को बांटा। ठीक है, ये बांटा हुआ है हमारा, बटा हुआ है। ठीक है, आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल। ठीक, तो इनके कवियों के नाम भी आप याद रखें, उनकी रचनाएं याद रखें। ये इससे संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में ही इससे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, आदिकाल तो मलिक मोहम्मद जायसी कौन सी धारा के कवि थे? ज्ञान मार्गी। और ज्ञान मार्गी धारा किसमें थी? जायसी की रचना क्या थी? पद्मावत। ये बड़ी फेमस रचना है जायसी की, पद्मावत। ठीक है, अकरावट, पद्मावत, ये इनकी रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी की। तो ये किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के। किसके हैं? भक्ति काल के निर्गुण शाखा के, प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। ठीक है, निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, ये भक्ति काल के हो गए। ठीक है, सबसे बाद के नहीं है, भक्ति काल दूसरे नंबर पे था। मतिराम जो है वो आपके रीत काल के कवि हैं, रीत काल। ठीक, रीत काल, काल होगा। ठीक है, भारतीय जो हरिश्चंद्र है वो आपके आधुनिक काल के हैं। कौन से काल के हैं? आधुनिक काल। ठीक, चंदर बरदाई हैं, ये आपके आदिकाल के हैं। अभी हमने इनकी रचना भी देखी थी। कौन सी, क्या नाम था इनकी रचना का? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो सबसे बाद के कौन से हुए बेटा? A, B, C या D? तो सबसे बाद के होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये सबसे पहले के आदिकाल के चंदर बरदाई हैं। उसके बाद आपका आया था भक्ति काल, फिर मलिक मोहम्मद जायसी हैं, फिर आपके रीतकाल के मतिराम हैं, और आपका जो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये आपके सबसे बाद के कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस महाकाव्य में सर्गों के नाम इड़ा, श्रद्धा, लज्जा आदि है? कामायनी में, चिदम्बरा में, साकेत में, प्रिय प्रवास में। अगर आपने हिंदी साहित्य की क्लास मैराथन अटेंड की है, हिंदी साहित्य की मैराथन, तो अवश्य इस पर टिक कर पाएंगे। बेशक यहाँ सर्गों के नाम पढ़े हैं, लेकिन मैंने इसमें पात्रों के नाम बताए हैं। इस जो महाकाव्य है इसके पात्र के नाम बताए हैं, उनमें से ये आप समझ जाएंगे। ये सर्गों के नाम है इड़ा, श्रद्धा, लज्जा। कामायनी है, चिदम्बरा है, साकेत है या प्रिय प्रवास है? कौन सी महाकाव्य है? तो कामायनी है आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए। ये किसकी रचना है? प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। इसमें 15 सर्ग हैं, नोट कर लेंगे, ऐसा प्रश्न भी आ जाता है। कामायनी में कितने सर्ग हैं? ठीक है, सर्ग यानी कि कितने पार्ट्स में डिवाइड है। अंक, जैसे नाटक में अंक बना देते हैं, इसमें 7 अंक हैं, इसमें 10 अंक हैं, है ना? ऐसे ही ये इस महाकाव्य में 15 सर्ग है, इसको याद रखेंगे। और इसका एक प्रश्न और बन जाता है, इसके प्रथम सर्ग का नाम है चिंता, है ना? इसके जो सर्ग हैं बीच में, जैसे 15 सर्ग है, उनमें किन्हीं तीनों का नाम होगा इड़ा, श्रद्धा, लज्जा, है ना? तो कामायनी का प्रथम सर्ग होगा चिंता, प्रथम सर्ग, इससे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। प्रथम सर्ग चिंता और अंतिम सर्ग है वो आनंद। अंतिम सर्ग का नाम है आनंद। ठीक है, चिंता से शुरू हुआ, आनंद पर खत्म हुआ। ठीक है, कामायनी जो रचना है उसमें जो लास्ट सर्ग है वो आनंद है और प्रथम सर्ग है उसका चिंता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये जयशंकर प्रसाद की रचना है और इस कामायनी के पात्र हैं, जो इसके कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर कहानी में पात्र होते हैं, जैसे नाटक में पात्र होते हैं, वैसे ही इस महाकाव्य में पात्र हैं मनु, श्रद्धा और इड़ा। इड़ा नाम है, मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, हृदय का, और इड़ा जो प्रतीक है वो बुद्धि का प्रतीक है। ठीक, इसको याद रखेंगे। ये उसके पात्र हैं, मनु, श्रद्धा, इड़ा, और ये सर्गों के नाम भी हैं इड़ा, श्रद्धा, लज्जा। ठीक है, और प्रथम सर्ग का नाम चिंता है और जो अंतिम सर्ग है उसका नाम आनंद है। अगर कामायनी से रिलेटेड कुछ अभी प्रश्न आ जाता है तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। मैंने यहाँ आपको कामायनी के बारे में इतना बता दिया। इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। इसमें 15 सर्ग हैं कामायनी में
और इसके जो पात्र हैं, मनु श्रद्धा इड़ा है, मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, इड़ा बुद्धि का प्रतीक है। इसका प्रथम सर्ग चिंता है, अंतिम सर्ग आनंद है। इसको याद रखेंगे। और ये इड़ा, श्रद्धा, लज्जा इसके बीच के कहीं के सर्ग होंगे, उनके नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न छंद के प्रथम और तृतीय पद में मात्राओं की संख्या है ना। तो जिन बच्चों ने छंद की क्लास ली है वो आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो छंद के प्रथम और तृतीय पद में मात्राओं की संख्या क्या होगी इस छंद में? ठीक, तो 12 या 12 होगी, 11 11 होगी, 13 13 होगी, 16 16 होगी। अब छंद पर मात्राएं लगाना आपको आना चाहिए, तभी आप छंद सॉल्व कर पाएंगे। तो जो भी साथी छंद पर मात्राएं नहीं लगा पा रहे हैं तो आप लोग छंद की क्लास अवश्य लें, फिर आपका कभी भविष्य में छंद से रिलेटेड प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आप वो छंद की तीनों क्लास अवश्य अटेंड करें। ठीक है, तो सोहत यहाँ पर कितनी दीर्घ मात्रा, हाँ में लघु मात्रा, लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा आपकी होगी यहाँ पर। ठीक है, दीर्घ मात्रा, दीर्घ मात्रा को गुरु मात्रा भी कहते हैं। लघु, ऊपर छोटे ऊपर छोटा ऊ है तो लघु। श्याम अर्धवर्ण नहीं गिनते हैं, अर्धवर्ण नहीं गिनेंगे, यहाँ दीर्घ मात्रा, लघु मात्रा। ठीक, यहाँ पर एक हमारा प्रथम पद तो यहीं पर खत्म हो गया, तो हमें अभी दूसरे पद पर जाने का कोई मीन्स नहीं है। टाइम क्यों वेस्ट करना, पेपर हमें आगे भी सॉल्व करना है ना। यहाँ पर अभी हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, लेकिन हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें पहले और तीसरे की पूछनी है, तो हमें पहला हमने अगर सॉल्व कर लिया और अगर हमें कभी कंफ्यूजन हो रहा है तो हम तीसरे में भी देख लेंगे। तो 1 2 2 1 1 1, आपकी 2 1 और 1। ठीक, पहला और तीसरा पद हमें बस पता करना है, पहला पद ये, तीसरा पद ये। तो 2 और 2 4, 4 और ये 6 7 8 9 10 11 12 13। तो नीचे भी इसमें कितने हो गए, प्रथम पद में 13। तो हमारा कौन सा राइट आंसर हो गया, 13, ये हो गया है ना। और अगर फिर भी विश्वास ना हो तो कहीं हमें गलती ना हो जाए तो नीचे वाला भी चेक कर लें। तो ये 1 और 2 3, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 और 13 है, ये हो गया आपका। ठीक है, और 13 और पहले और तीसरे पद में 13 13 मात्राएं किस में होंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करें। ये मैंने काफी बार आपको कराया हुआ है। पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं कौन से छंद में होंगी, आप लोग अवश्य आंसर दें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग अवश्य आंसर दें, तो हमें पता चलेगा आपका छंद का टॉपिक एकदम क्लियर है, आपको एकदम सही से आ रहा है। श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सा उपचारात्मक उपाय सही नहीं है? श्रवण बाधित कोई बच्चा जिसे सुनाई नहीं दे रहा, उसके लिए हम उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, रेमेडियल टीचिंग करेंगे। तो कौन सा हमारा उपचार सही नहीं होगा, रेमेडियल टीचिंग कौन सी हमारी सही नहीं होगी? ऐसे बच्चों को शिक्षक के पास बैठाना चाहिए। तो अगर सुन नहीं पा रहे हैं, श्रवण में कुछ बाधा आ रही है, तो पास बैठाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, बोलते या पढ़ते समय इन बच्चों को अध्यापक के होठ उच्चारण करते हुए दिखने चाहिए, बिल्कुल। अगर दिखेंगे तो वो अपने शब्द बनाएंगे, है ना। शिक्षक को चाहिए कि वह लंबे लंबे वाक्यों का पाठ कराते जाएं। क्या ये सही है कि एक शिक्षक खड़ा होकर लंबे लंबे वाक्य बोले और जो सुन नहीं रहा है वो समझ ले उन वाक्यों को? शिक्षक को छोटे छोटे वाक्यों को स्पष्ट और धीरे धीरे बोलना चाहिए। तो उपचारात्मक उपाय कौन सा सही नहीं है, आप तुरंत आंसर कर लेंगे। कौन सा सही नहीं है? सी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगर आपकी क्लास में श्रवण बाधित बच्चे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारे उपाय अपनाने चाहिए और ये नहीं अपनाना चाहिए कि लंबे लंबे सेंटेंस नहीं बोलने चाहिए, जिससे बच्चे का वाक्य निर्माण नहीं हो पाएगा और वो आपकी भाषा को नहीं समझेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्ता के कथन को सुनकर लिखना कहते हैं। किसी ने बोला और आपने लिख लिया, इसको क्या कहेंगे? श्रुतिलेख, अभिलेख, अनुलेख या सुलेख? तो आप लोग इसका आंसर अवश्य दे पाएंगे, इतना इजी क्वेश्चन है बेटा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, साथ के साथ आंसर करेंगे तो हमें लगेगा आप क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना। आपकी तैयारी भी अच्छी होगी और हमें विश्वास भी होगा कि आप क्लास अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ रहे हैं। वक्ता के कथन को सुनकर लिखने को कहते हैं श्रुतलेख कहते हैं, अभिलेख कहते हैं, अनुलेख कहते हैं या सुलेख कहते हैं। बेटा हम लोगों का यही उद्देश्य है कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए एग्जाम में, आप अच्छे नंबरों से पास हों, आपका
जो यूटेट है एक बार में ही क्लियर हो जाए। ठीक, श्रुतलेख, अभिलेख, अनुलेख या सुलेख। ठीक, श्रुतलेख, श्रुत माने होता है सुनना, सुनकर लिखना, तो यही तो बात कही है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए। अभिलेख क्या होगा? दस्तावेज जिनमें हम महत्वपूर्ण जानकारी लिखें। ठीक, अभिलेख पहले भी अभिलेख मिलते थे कि किसी पाषाण पर, पत्थर पर लिखे हुए हमें अभिलेख मिले हैं। ठीक, स्तंभ पर लिखा हुआ मिला है, पत्र पर किसी पर लिखा हुआ मिला है, वो क्या कहलाए? अभिलेख। या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी, कहते हैं ये विद्यालयी अभिलेख है, कोई महत्वपूर्ण जानकारी हम नोट कर रहे हैं किसी लेख में, तो यह महत्वपूर्ण दस्तावेज भी आपके अभिलेख कहलाएंगे। ठीक है, अनुलेख, अनुमाने होता है अनुकरण या पीछे लिखना। ठीक है, जैसा टीचर ने लिख दिया वैसा ही उतार रहे हैं, वैसा ही अक्षर लिख रहे हैं, वो आपका क्या होगा? अनुलेख। यानी देखकर लिखना, आदर्श लिखावट को अनुकरण करना। आदर्श लिखावट है उसका हम अनुकरण कर रहे हैं। क्लास में बच्चों को जैसे कार्य दिया जाता है, जब हम लोग क्लास में पढ़ते थे तो राइटिंग सुधारने के लिए अनुलेख दिया जाता है। ठीक है, आदर्श लिखावट होती थी अध्यापक की और उसको हम देखकर उतारते थे। ठीक है, आदर्श लिखावट को देखकर उतारना, या ब्लैक बोर्ड से उतार रहे हैं या आप अपनी कॉपी में टीचर ने लिख दिया उसी को उतार रहे हैं। आदर्श लिखावट को देखकर उतारना, यह क्या हो जाएगा? अनुलेख, उतारना। ठीक, सुलेख क्या है? कि शब्दों को, वर्णों को अच्छी तरीके से सुंदर लिखें। ऐसा लेख जो सुंदर लिखा जाए वो क्या कहलाएगा? सुलेख। सजावटी लेखन क्या कहलाएगा? सुलेख। ठीक है, आप समझ गए होंगे और आपका आंसर सॉल्व हो गया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्याकरण शिक्षण में उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के नियमों, परिभाषाओं, व्यवस्थाओं को समझाया जाता है, यह विधि कहलाएगी। निगमन विधि, आगमन विधि, व्यास विधि, अभिनय विधि। मेरा प्रयास ये रहता है बेटा कि आपको कोई भी समस्या ना हो, आपके जितने भी ऑप्शन है सबके बारे में आपको मालूम पड़ जाए, है ना। इतना ज्ञानी बन जाएं आप कि सारे ऑप्शन दिए इनके बारे में तुरंत आप टिक कर लें। कैसे भी आपसे परीक्षा में कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो है वो इतने क्लियर हो कि आपको कोई भी समस्या ना आए। ये हमारा उद्देश्य रहता है पढ़ाने का। कि अगर ऐसा होता था हमारे साथ कि हमें टीचर ने पढ़ाया, कुछ कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं हुए, उनमें हमें काफ़ी दिनों तक परेशानी आई, है ना। तो जो समस्याएं हमें हुई वो आपको ना हो, इस बात का हम क्लास बनाते समय बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं कि जो समस्याएं हमें हुई वो आपको ना हो, एकदम समझ में आ जाए। व्याकरण शिक्षण में उदाहरणों की सहायता से हमें केवल रटना ही नहीं है, समझना भी है। व्याकरण शिक्षण में उदाहरणों की सहायता से व्याकरण के नियमों, परिभाषाओं, व्यवस्थाओं को समझाया जाता है, यह विधि क्या कहलाएगी? तो पहले क्या? उदाहरण, फिर नियम। पहले हम उदाहरण देंगे फिर नियम देंगे, ये आगमन विधि में कराया जाता है। ये आपका प्रश्न साइकोलॉजी से भी संबंधित है, उसमें भी आ जाता है। आगमन विधि पेडागोजी से संबंधित है, ये समझ लें। ठीक है, आगमन विधि, उदाहरण पहले हम समझाएंगे फिर नियम बताएंगे। कि क्लास में आप खड़े हुए, आपने एग्जाम्पल्स बच्चों को बता दिए, फिर उसके नियम बताए। ठीक है, तो वो विधि कहलाई आपकी आगमन विधि। और निगमन विधि में क्या होगा? पहले हम नियम बता दें फिर उसका प्रयोग करवाएं, फिर आपको उसके उदाहरण बताएं। जैसे हमने नियम बता दिया कि संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, और फिर हमने उदाहरण दे दिए जैसे तुम्हारा नाम, है ना। बच्चों को क्लास में नाम बताने लगे कि आपका नाम या किसी वस्तु का नाम, स्पेशल नाम, किताब का नाम है जैसे रामायण, तो ये संज्ञा है। तो पहले हमने नियम बता दिया फिर उदाहरण बता दिए, तो ये विधि आपकी कहलाएगी निगमन विधि। तो नि से नियम, नियम पहले उदाहरण बाद में, ये याद रखेंगे, नियम पहले उदाहरण बाद में निगमन विधि। आ से आगमन, आ से यहाँ से उदाहरण पहले नियम बाद में, ये इसको याद रखेंगे। ठीक है, अभिनय विधि, रोल प्ले कराकर, रोल प्ले क्लास में नाटक मंचन करवा के कोई चीजें हम सिखा रहे हैं। व्यास विधि, व्यास विधि में क्या होता है कि टीचर ही बोलता रहता है, उसको बच्चे सुनते रहते हैं, वो विधि कहलाती है व्यास विधि। इसका प्रयोग पहले करते थे। ठीक है, ये कविता पढ़ाने की एक विधि है, व्यास विधि। ठीक है, कविता पढ़ाने की विधि है व्यास विधि, इसको नोट कर लेंगे। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, अब तो नहीं भूलेंगे। निगमन विधि, आगमन विधि आप बिल्कुल ना भूलें, इससे संबंधित कोई प्रश्न आ जाए तुरंत सॉल्व कर लें। नि से निगमन, नियम से नियम पहले,
उदाहरण बाद में, आ से आगमन, आ से उदाहरण पहले, नियम बाद में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक, चलिए, तो आपका जो राइट आंसर था कौन सा था? 83 का क्या पूछा है? उदाहरण की सहायता से व्याकरण के नियम, पहले उदाहरण फिर, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। ऑप्शन बी, 83 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी विधा हिंदी साहित्य में स्मारक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती? अब हिंदी साहित्य में स्मारक साहित्य, स्मारक का मतलब क्या होगा? स्मारक का मतलब होता है कोई भी चीज जो किसी की याद दिलाए, याद दिलाने वाली या यादगार चीज, है ना, यादगार, मेमोरियल जिसे बोलते हैं यादगार। ठीक है, वही क्या कहलाएंगे? स्मरण हेतु, या बनाई गई हो स्मरण हेतु, स्मरण हेतु, एक मात्रा लगेगी। ठीक है, स्मरण हेतु, याद दिलाने वाली, यादगारी या स्मरण हेतु। तो संस्मरण होते हैं, संस्मरण, यानी इसमें तो जो संस्मरण में क्या होगा कि घटनाएं जो याद है वो लिखेंगे। रेखा चित्र, कि हमारे दिमाग में कोई भी घटना का चित्र बना, उसको हमने लिख दिया, वो रेखा चित्र। आत्मकथा, ये भी हमने याद करके अपने उसको लिखा। आत्मकथा कोई भी पढ़ेगा तो वो एक स्मारक के रूप में ही है। निबंध, निबंध क्या स्मारक होता है? निबंध स्मारक नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निबंध से हमें कोई स्मृति नहीं आती है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं पर्यावरण पर निबंध लिखें, ठीक है, या टेलीविजन पर निबंध लिखें, इस तरह के निबंध। ठीक है, ये सब आपके इसमें आएंगे। या किसी भी टॉपिक से निबंध दे दिया जाए तो वो स्मारक की श्रेणी में नहीं आता। चलिए, रजनी शब्द में संधि होगी, गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, तुरंत संधि विच्छेद करें, कॉपी पेन साथ रखा करें, आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। कॉपी पेन साथ रखेंगे, ठीक है। हमारी यादें जो होती हैं वो केवल मस्तिष्क में नहीं होती, हाथ, हमारी जो मांसपेशियां हैं उनमें भी होती हैं, हाथों में, इनमें सब में यादें, हमारी बॉडी में यादें बसी रहती हैं। ठीक है, तो अपने हाथों का भी प्रयोग करते रहा करें। ठीक, कभी मस्तिष्क को ध्यान नहीं रहा तो दिमाग में हाथों को याद रहा तो वो टिक कर देंगे। ठीक है, गुण संधि होगी, यड़ संधि होगी, दीर्घ संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। ये साइकोलॉजी की बात है, ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। अगर आपने साइकोलॉजी अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो वो वहाँ आपने ये बात पढ़ी होगी कि हमारी जो स्मृतियाँ होती हैं वो हमारे केवल मस्तिष्क में ही नहीं रहती, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में रहती हैं। ठीक है, गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि। तो रजनी शब्द में नहीं मानते तो ऐसा करके देख लें, कोई भी स्पेलिंग होगी, अगर कभी कभी ऐसा होता है हमें स्पेलिंग याद नहीं होती, आप जब लिखते हैं तो बिल्कुल सही लिख जाते हैं, तो वहां पर आप ऐसा प्रयोग करके देख, ये आपकी लाइफ में प्रयोग करके क्या आपने करा होगा ऐसा कि हमें कोई स्पेलिंग नहीं आई, आपने लिख के देख ली, आपको आ गई, है ना। रजनी शब्द में संधि होगी, तो रजनी तोड़े, रजनी प्लस ईस। ठीक, रजनी प्लस ईस, रजनी माने रात्रि, रात्रि का ईस कौन होता है? ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? चंद्रमा का, आपके चंद्रमा का पर्यायवाची है ये, याद रखेंगे। रजनी और ईस, रात्रि का ईस, तो आपकी दीर्घ ई और इधर भी दीर्घ ई और बन गई दीर्घ ई, तो कौन सी संधि है आपकी? दीर्घ संधि। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कौन कौन बच्चों ने, किस किस बच्चे ने ये संधि सही लिखी है, सही संधि विच्छेद किया है और सही आंसर दिया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करें, है ना। अगर ऑप्शन नहीं लिख पाया हो तो यस लिखकर बताएं कि किसकी संधि ये सही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य में संबंध कारक है, कारक आप लोग रट लें, कर्ता ने कर्म को करट से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, है ना। संबंध का की के रा री रे और अधिकरण में पे पर संबोधन हे अरे भू। तो ये संबंध कारक, ये कारक चिन्ह आप लोग याद कर लें, कारक चिन्ह से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य आ रहे हैं। राहुल ने मेज पर घड़ी रखी है, संबंध कारक के चिन्ह क्या होंगे? अगर आपको पता है तो तुरंत कर लेंगे, का की के रा री रे। ठीक है, संबंध बताने वाले कि उसका है, उसकी है, मेरा है, मेरी है। तो राहुल ने मेज पर घड़ी रखी, यह सामान मेरा है। साहब ने कर्मचारियों को निर्देश दिए, बच्चों के लिए कुछ ले लो। अब आप लोग तुरंत टिक कर लें, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें, मुझे पता चल जाएगा किन किन बच्चों ने सही किया है। राहुल ने मेज पर घड़ी रखी है, यह सामान मेरा है। साहब ने कर्मचारियों को निर्देश दिए, बच्चों के लिए कुछ ले लो।
तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा है? रा री रे यह सामान मेरा है, तो सामान से आपका संबंध हो गया, मेरा रा शब्द आ गया यहाँ पर, तो आपका संबंध कारक है आपका ऑप्शन बी। पर किसका होगा? अधिकरण का। पर किसका होगा बेटा? अधिकरण कारक का। मैं पर साहब ने कर्मचारियों को निर्देश दिए, नियम में ने दिए, तो ने यहाँ पर कौन सा कारक है? कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता ने कर्मचारियों को, तो यहाँ कौन सा कारक? कर्म कारक। बच्चों के लिए कुछ ले लो, कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, है ना, तो इसमें करण कारक होगा। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। संप्रदान के लिए संप्रदान वाला होगा। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति संस्कृत में आती है विभक्तियां। चलिए अब आपका फिर एक गद्यांश है 87 से 90 तक। आपको इसमें उचित विकल्प चुनकर आंसर देना है। पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर आंसर देते हैं। ये आपका 2022 का पेपर है, P2 का। ठीक है, पेपर 2 का 2022 का पेपर है। आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, भारत में समय समय पर ईरानी, यूनानी, शक, कुषाण, हूण, अरब, तुर्क, मंगोल आदि जातियां आईं, लेकिन भारतीय संस्कृति ने अपने विकास की प्रक्रिया में इन सभी को आत्मसात कर लिया। ये सारी जातियां आईं और भारतीय संस्कृति ने अपने अंदर इनको आत्मसात कर लिया और उनके अच्छे गुणों को ग्रहण करके अपने रंग रूप में उसे ढाला कि वे आज भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बन गई है ना, अभिन्न अंग है। भारत ने वे सभी विचार, आचार, व्यवहार स्वीकार कर लिए जो उसकी दृष्टि में समाज उपयोगी थे। अच्छे विचार को ग्रहण करने में भारतीय संस्कृति ने कभी परहेज नहीं किया। विविध संस्कृतियों को पचाकर उन्हें एक समासिक रूप देना ही भारतीय संस्कृति की कालाजयी होने का कारण है। अनेकता में एकता ही भारतीय संस्कृति की विशिष्टता रही है। कवि गुरु रविंद्र ठाकुर ने भारत को महामानवता का सागर कहा है। ठीक, तो आपका पहला आंसर बनता है, प्रश्न बनता है, आंसर नहीं, इसका गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न है ये। ठीक है, भारतीय संस्कृति में घुल मिलकर कौन हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है? शक, हूण, मंगोल, प्रयुक्त सभी। तो अब पीछे जाने की आवश्यकता है क्या? हमने पढ़ा था कि ये सभी हमारी संस्कृति में घुल गए हैं, मिल गए हैं, इसका अभिन्न अंग बन गए हैं, तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत ने किन विचारों व्यवहारों को स्वीकार कर लिया? किन विचारों और व्यवहारों को भारत ने स्वीकार कर लिया? जो भिन्नता पैदा करते थे, जो व्यक्तिनिष्ठ थे, जो समावेशी थे, जो केवल एक धर्म को ही मानते थे। तो जिनका समावेश हो सके वही तो विचार भारत ने स्वीकार किए। कि भिन्नता पैदा करें, नहीं, ऐसे नहीं किए। जो व्यक्तिनिष्ठ हो, यानी कि जो व्यक्ति पर निष्ठ हो, वो भी नहीं किए। जो केवल एक धर्म को मानते हो, ऐसा नहीं, भारत में सभी धर्म मानते हैं। जो समावेशी हो, जो ग्रहण करने योग्य हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति को इसलिए कालाजाई कहा है। इसलिए कालाजाई कहा गया है क्योंकि उसने विविध संस्कृतियों को एक समन्वित स्वरूप बनाया, क्योंकि उसने अपनी संस्कृति में किसी को समाहित नहीं होने दिया, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक नवीन संस्कृति है, क्योंकि भारतीय संस्कृति एक निर्धारित कालखंड तक सीमित है। तो क्यों है कालाजयी? क्योंकि उसने एक समन्वित रूप दिया। तो क्या यहाँ पर लिखा है? विविध संस्कृतियों को पचाकर उन्हें एक समासिक रूप देना ही भारतीय संस्कृति की कालाजयी होने का कारण है। तो आपका राइट आंसर बेटा क्या होगा कि उसने अपने अंदर सभी संस्कृतियों को समन्वित स्वरूप बनाया। ठीक है, विविध संस्कृतियों को समन्वित कर लिया। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महामानवता के सागर के लिए दूसरा उपयुक्त शब्द समूह हो सकता है। महामानवता के सागर के लिए दूसरा उपयुक्त शब्द समूह मानवता का महासफर, मानवता का महासिंधु, मानवता का महाक्षितिज, मानवता का महाभारत। तो सागर के लिए हम सिंधु भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। और ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन था और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और आप लोग डेली क्लास लिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ा करें। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, आपकी सफलता में बहुत ही सहायक होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। ठीक है।